हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ये हमारा पिछले वीडियो का कंटिन्यूअस वीडियो है जिसमें कि हम 15 क्वेश्चंस अभी पहले वीडियो में करा चुके हैं। ये 30 क्वेश्चंस का पूरा वीडियो है, पूरा फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा देखिएगा, पिछला वाला वीडियो भी पूरा देखिएगा। उसमें मैंने 1-2 चीज़ें भी पूछी हैं, उनको भी जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर नहीं किया है। और वैसे आपको एक बात बता दूँ कि ईवीएस के एग्ज़ाम में ये प्राइमरी लेवल का है और ईवीएस के एग्जाम जो सीटेट में होता है उसमें 15 क्वेश्चन जो अभी तक देखे गए हैं, 15 क्वेश्चन ईवीएस के फैक्ट्स रिलेटेड आते हैं और 15 क्वेश्चन ईवीएस की पेडागोजी से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे 30 के 30 फैक्ट्स रिलेटेड है, क्योंकि देखिए पेडागोजी के तो आप थोड़े सोच समझ के कर लेते हैं, पर फैक्ट्स में क्या है, पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो हो सकता है रॉन्ग हो जाए या तुक्का लगाना पड़े। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते, क्वेश्चंस को करते हैं जल्दी-जल्दी और ध्यान से देखते रहिएगा। जड़ी बूटियों की रानी, पेन ले लेते हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक यानी कि साइंटिफिक नेम ऑसीमम सेक्टम है और इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तुलसी, तुलसी, रोज़मेरी, अजवाइन के फूल, धनिया। तो देख के ही वैसे भी सामने ही आंसर है, पर सामने आंसर होने का मतलब ये नहीं कि आप वीडियो को स्किप कर के देखें। इसको समझिए, एक डिस्कशन जो होता है क्लासेस का, उसकी तरह इसको समझिए, करिए, आपको याद रहेगा। ठीक है? तो जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है? ऑसीमम सैक्टम है। ठीक है, और इसको सामान्यतः तुलसी के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन है, फायदे अनेक हो रहे हैं, इसीलिए इस डिस्कशन को अपना सुनते रहिए, करते रहिए, क्योंकि एक जो हम कभी कभी डिस्कशंस कर लेते हैं क्वेश्चंस के, वो हमें काफी समय तक याद रह जाता है। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आंसू जल, ताजा जल, नल का पानी। तो अब आपको इसमें लग रहा होगा इतना इजी कैसे आ गया। हाँ, आते हैं इतने इजी क्वेश्चंस भी। पीने के योग्य पानी बोलते हैं भाई, पीने के लिए सुरक्षित पानी है, तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं और हमारी पृथ्वी पर ओनली 0.65% ही पानी पीने योग्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और आपने पढ़ा भी होगा शायद। वर्ष 1984 यानी कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ठीक है, पता है हम सबको, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके कारण नहीं हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। बट हाँ, और फैक्ट्स भी हैं, क्योंकि सीटेट में मोस्टली फैक्ट्स से रिलेटेड 3-4 फैक्ट्स दे दिए जाते हैं, फिर पूछा जाता है इनमें सारे सही हैं या 2 सही हैं या 3 सही हैं या कोई नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये फैक्ट्स को कवर करा रही हूँ और आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यह एक क्या है? हानिकारक गैस है जिसका उपयोग कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। इस गैस के रिसाव से 2500 व्यक्ति यानी कि 2500 व्यक्ति मर गए थे और हजारों लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। आपने भी सुना होगा इसके बारे में, और अगर ये फैक्ट्स नहीं सुने तो चलिए याद कर लीजिए कि कोई चीज़ रहे ना एग्जाम में। और फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पर पढ़ते रहिएगा, टाइम वेस्ट नहीं है आपका। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2008 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, यानी कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था? भारत था। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। एक मिनट। एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे या पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे और एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत में हरित क्रांति
मतलब इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए और इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार एक मिनट भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो देखिए क्वेश्चन एक है, इतने सारे फैक्ट्स हैं, क्या पता कोई सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। और आपको ये बोलना चाहेंगे, अगर आपको हमारे चैनल के जो कंटेंट है, वीडियोज है, अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, या ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो लाइक कीजिए हमारे वीडियोज को, इसको भी और सारे वीडियोज को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप, और जो एक बेल आइकन आता है आपके उस पर बना हुआ, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। जिससे क्या होता है, अगर हम उसको प्रेस नहीं करते तो वीडियो की जो नोटिफिकेशन है कभी कभी नहीं मिल पाती है। उससे क्या होगा, जैसे ही हमारा कोई वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, बताइए। देहरादून में है, नई दिल्ली में नहीं है, कोयम्बटूर में नहीं है, अहमदाबाद में नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है, देहरादून में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से क्या सोख लेते हैं, बताइए। हाँ, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। ऑक्सीजन तो नहीं सोच रहे थे आप लोग, नहीं सोच रहे होंगे ऐसे ही। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से क्या सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, और क्या होता है, और CO ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे थ्रू निकलती है वो पौधे सोख लेते हैं, और वो क्या उत्सर्जित करते हैं, ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, जो कि हम ले लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे वातावरण में एक क्या बैलेंस बना रहता है। और इसीलिए कहते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे इतने ज़्यादा लगाने चाहिए कि जितना हो सके आप। ठीक है, ग्रीन बेल्ट का, सॉरी, ग्रीन मफलर का भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उससे भी काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में ही है, विज्ञान के फैक्ट्स में। छोटे छोटे विज्ञान के फैक्ट्स, यानी कि जो EVS या आपके साइंस के पेपर में, सेकंड पेपर में भी आ सकते हैं, उसके वीडियोज हैं, कई सारे वीडियोज हैं, आ भी रहे हैं, तो उनको देख लीजिए। 1-1 मिनट के होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो उनको भी देखिएगा, बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। ठीक है, इसका ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। ये तो मुश्किल ही आएगा एग्जाम में, इस तरीके से नहीं देखने के लिए मिला है, फिर भी देख लीजिए एक बार। 6CO2 12H2O सनलाइट प्लस क्लोरोफिल होता है उस टाइम पे, तो क्या मिलता है, C6H12O6 6O2 6H2 वाटर ऑक्सीजन। तो आप देख लीजिए इसको, ये बस ये हो सकता है कि इतने तक ही आपके लिए सीमित रहे। ठीक है, और फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप बताइए। और वैसे ये क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो है, तो फोकस हम क्वेश्चंस पे कर रहे हैं, कंसेप्ट पे नहीं। फिर वीडियोस बहुत बड़े हो जाते हैं और कंफ्यूजिंग भी। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी, रसायन। तो शाक भक्षी तो नहीं कहा जाएगा, रसायन भक्षी भी नहीं कहा जाएगा। तो क्या बचा, मृतक भक्षी और मांस भक्षी। तो मृतक भक्षी होता है। इस तरीके से आप पेपर में भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एलिमिनेशन वाला जो एक मेथड होता है करते समय। तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहते हैं। ये जीव विषमपोषी और प्रकृति के होते, सॉरी, जीव विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, समझ गए आप, समझते चलिएगा, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें आपके एग्जाम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इसको समझ लीजिए।
तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है और इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। अतः इसका उपयोग खाना बनाने या बिजली बनाने आदि में किया जाता है। अभी रुकिए एक मिनट। भारत में मणिकर्ण या हिमाचल प्रदेश, पूगा घाटी, लद्दाख, तातापानी झारखंड और खम्मम तेलंगाना में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। तो डिस्कस से क्या होता है, आप खुद पढ़ते हैं एक अलग बात होती है, वो भी अच्छा होता है। डिस्कस करते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें याद रह जाती हैं और इतने सारे फैक्ट्स इसमें रिलेट कर रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ मिले। और हाँ, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका थंबनेल भी कुछ इस सेम होगा, बस फर्स्ट लिखा होगा और ये सेकंड लिखा हुआ सेम टू सेम होगा। दोनों का थंबनेल ऊपर आपको दिख जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में इसका फर्स्ट पार्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या विंध्याचल। तो 16 घाट स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। और पढ़ लेते हैं भाई इसके बारे में भी। 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास स्थल वनों को उष्णकटिबंधीय मोंटेन जंगलों के रूप में माना जाता है। इस तरह के घास के मैदान उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो 16 घास स्थल के बारे में आपको पता चल गया होगा, कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है। माउंटेन जंगलों के रूप में माना जाता है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना सारे फैक्ट्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू, कुंथनकूलम, कोकारे बेलूर या उपर्युक्त सभी। तो भारत में पेलिकन पक्षी इन तीनों ही जगह पे क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। नेलापट्टू, कुंतकुलम, कोकारे और बेलूर सभी जगह प्रजनन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार देखने के लिए मिला है तो ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। एक लाइन दे देते हैं, 3-4। मीन माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? बी, पारा। तो मीन माता पारा ऐसे याद रख लीजिए। मीन माता रोग पारा, है ना। पारा मीन माता कुछ ऐसे करके कर लीजिए। फिर इसके बारे में पढ़िए। मीन माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारे का जो क्या फॉर्मूला HC पाया जाता है। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें हाथ पैर मुंह सुन्न होना, संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव, फालिस जैसे लक्षण दिखाई दिए और बहुत से लोगों की इस बीमारी से मृत्यु भी हो गई। अब देखिए ये बीमारी पहली बार कहाँ देखी गई, तो ऐसे ऐसे फैक्ट भी आ सकता है। जापान के मीन माता खाड़ी के आसपास रहने वाले लोगों में देखी गई। इसी कारण से इसको मीन माता रोग कहा जाता है। तो मीन माता, जापान और पारा, ये 3 मेन चीजें हैं। ठीक है। और मछली से होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होगा। इसीलिए हमने क्वेश्चन से ही मतलब एकदम फोकस किया है कि बस आपका बस क्वेश्चन हो जाए। ठीक है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न से किस पर हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, एकदम दिमाग में भर लीजिए। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव में हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका यानी कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ठीक है। ये ध्यान रखना बिल्कुल कि कब, कहाँ, किसने। ओजोन छिद्र के होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें
धरातल तक पहुंचकर त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे त्वचा कैंसर हो जाता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओजोन से रिलेटेड, और सारे फैक्ट इसमें रिलेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो याद रख लीजिए, कुछ मिल जाए भगवान करे आपको इसमें से, ठीक है। और एक बात सुन लीजिए, अगर आप पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो फैमिलियर हो जाएंगे। वहाँ पे जाके आपको ऐसा नहीं लगेगा क्या है, कैसे देना है, क्या नहीं। उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, वो उसका लिंक भी आपको हमारे दोनों ही वीडियोस के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा विद डिस्क्रिप्शन, ठीक है। देख लीजिएगा ध्यान से, आपको काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों की भी हेल्प हो सके। हमें एक दूसरे की सबकी हेल्प करनी है दोस्तों, ठीक है। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। मैं था लिख रहा है, थे होना चाहिए, ठीक। एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, हीरालाल जे कानिया और एस आर दास। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं देखने के लिए। सर हीरालाल जे की सुंदास कान्या भारत के प्रमुख न्यायाधीश थे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रख लेना, हीरालाल जे कान्या जी भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अब देखिए, अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। और अगर आपने हमारे साइंस के छोटे छोटे फैक्ट्स वाले वीडियो नहीं देखे, उनको भी देख लीजिए, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल, ठीक है, वो 1-1 मिनट के हैं। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है, बताइए। आपको पता है, सामने लिख भी रहा है। नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, या विलुप्ति के करीब जीव, या वायु प्रदूषण। तो इसका आंसर है भाई विलुप्ति के करीब जीव। तो ध्यान से सुन लीजिए इसके फैक्ट्स। रेड डेटा बुक विलुप्त के करीब जीव जंतु से संबंधित है। रेड डेटा बुक में विश्व के सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिनको लाइफ संकट में है। पौधे, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक है, सबके लिए, सबकी अपनी अपनी है, जिसमें एक में पौधे की लिखा होगा, किसी में जंतुओं का लिखा होगा, या जो भी है। और रेड डेटा बुक क्या होता है, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसको हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, कि जिसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल गई। आपने अगर पिछले वर्ष के क्वेश्चन किए हो या अभी सुन रहे हो, तो इससे रिलेट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं पहले आए हुए हैं एग्जाम में, मैंने सीटेट के एग्जाम में भी देखा है इनको, यूपी टेट में भी देखा है, उत्तराखंड टेट में भी देखा है, हरियाणा टेट में भी देखा है। क्योंकि देखिए EVS के फैक्ट तो आपको सबको सब जगह एक ही जैसे मिलेंगे, उनको तो चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इनको ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और अपना एक भी क्वेश्चन अगर कुछ नहीं भी आ रहा है बाई चांस, तो थोड़ा सा रुक के माइंड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक। और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और हमारे साथ बने रहिए, और अपना सीटेट का एग्जाम इसी बार क्लियर करके आइए। और ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।